Year 1887, केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लीवलैंड। ए माइकलसन और E.W. मॉर्ले दुनिया का सबसे बड़ा हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिज़ाइन करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बट द एक्सपेरिमेंट फेल्ड टेरेबली। जो रिजल्ट्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट हमारे पास आ रहा था। एंड इसी सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार लगातार अलग अलग जगह पे रिपीट करने के बावजूद भी इसका रिजल्ट अपोजिट आ रहा था। किसी को भी पता नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। नो वन कुड एक्सप्लेन व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। बट 18 साल बाद सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके रख दिया। एंड इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी हमें दी। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है। हाउ डिड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन रिलेटिविटी? हाउ डिड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट गिव बर्थ टू द रिलेटिविटी? सन 1864 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर यूनिफाइड एंड मैक्सवेल प्रूव्ड कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इसके बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसने मैक्सवेल की थ्योरी को प्रूव कर दिए थे। लाइट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड अ वेव, बट लाइट को वेव कंसिडर करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बीच में आ रही थी। उस वक्त जितने भी वेव्स डिस्कवर हुए थे, जैसे कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, सभी को कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता था प्रोपागेट करने के लिए। जैसे कि वाटर वेव्स को वाटर की ज़रूरत होती है प्रोपागेट होने के लिए, साउंड वेव्स को एयर की ज़रूरत होती है प्रोपागेट करने के लिए। अब सिंस लाइट भी एक वेव है एंड लाइट को भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा प्रोपागेट करने के लिए। बट लाइट तो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करता है एंड वैक्यूम में कोई भी मैटर, कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि कौन सी ऐसी इनविजिबल चीज़ है जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जिसमें से लाइट वेव प्रोपागेट करती है। आज से बहुत टाइम पहले सर आइजैक न्यूटन ने हमें एक हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्स में कोई एक चीज़ तो एग्जिस्ट करती है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट पे होती है एंड उसको बोला गया था एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इसी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने ईथर का नाम दिया था। द फुल नेम वाज ल्यूमिनिफेरस ईथर। ईथर दुनिया में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज बताई गई थी जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट पे होती है। बाकी सारी चीजें मूव करती है, अर्थ, प्लैनेट, गैलेक्सी, स्टार, सब कुछ, बट ईथर इज द थिंग दैट डू नॉट मूव एट ऑल इन आवर यूनिवर्स। एंड साइंटिस्ट बिलीव्ड कि इसी ईथर मीडियम में लाइट वेव प्रोपागेट करती है। इस ईथर हाइपोथेसिस को बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रूव करने की कोशिश की, बट नो वन वाज सक्सेसफुल इन प्रूविंग इट। बट सन 1879 में ए माइकलसन अपने एक कलीग E.W. मॉर्ले के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। उन्होंने केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लीवलैंड में अपना सारा सेटअप बनाया एंड सन 1887 में ही परफॉर्म्ड द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। द एक्सपेरिमेंट इज नाउ कॉल्ड द माइकलसन-मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन-मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस प्रकार है। एक सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है। वो लाइट जाती है हाफ पॉलिश सिल्वर ग्लास प्लेट में। अब इस हाफ पॉलिश सिल्वर ग्लास प्लेट का काम ये है कि ये लाइट को 2 डायरेक्शन में स्प्लिट कर दे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में एक एक मिरर लगे हुए हैं जहाँ से टकरा के लाइट वापस वही स्पॉट पे आ जाए जहाँ से इन्होंने शुरू किया था और वहाँ से मिलके टेलीस्कोप में ये लाइट जा सके। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो अगर ईथर नाम की कोई स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता तो उसके रेस्पेक्ट में पूरी यूनिवर्स मूव कर रही होती एंड उसके रेस्पेक्ट में अर्थ भी मूव कर रहा होता। मान लो कि उसके रेस्पेक्ट में अर्थ इस तरफ मूव कर रहा होता एंड अर्थ के साथ सारा का सारा apparatus भी मूव कर रहा होगा। इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लाइट को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि apparatus भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट लाइट का डायरेक्शन इस तरह से होगा। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम डायगोनली ट्रैवल करने वाली लाइट का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने वाली लाइट का लेंथ। एंड हेंस ऊपर ट्रैवल करने वाली लाइट ज्यादा टाइम लेगी टेलीस्कोप तक पहुंचने के लिए एज कंपेयर टू सीधा ट्रैवल करने वाली लाइट।
अब हाइपोथेटिकली दोनों कंपोनेंट ऑफ लाइट के टाइम में डिफरेंस आता है, ये तो हमने देख लिया, बट उस टाइम को मेजर करें तो करें कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम में डिफरेंस भी नहीं आता कि हमारा आई उसको सेंस कर सके। बट उसके लिए भी फिजिक्स में कोई ना कोई एक जीनियस टेक्नोलॉजी थी। जब भी कोई दो लाइट के वेव्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरफियर करते हैं, तो वो एक फ्रिंज पैटर्न बनाते हैं। कई जगह पे डार्क स्पॉट होता है तो कई जगह पे ब्राइट स्पॉट होता है। इसी इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते थे। जब भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा होता था तो दो लाइट के वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर करके एक फ्रिंज पैटर्न बनाते थे। आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब लाइट ईथर मीडियम में ट्रैवल करती तो वो डायगोनल पार्ट ट्रैवल करनी चाहिए थी, एंड डायगोनल पार्ट ट्रैवल करने की वजह से उन दो लाइट के कंपोनेंट में एक सर्टेन पाथ डिफरेंस आना चाहिए था। उसकी वजह से जो फ्रिजेस बने हुए हैं वो शिफ्ट हो जाते बाय अ सर्टेन अमाउंट, एंड इसकी वजह से हम छोटे से छोटा टाइम डिफरेंस भी कैलकुलेट कर पाते थे। बट जब माइकलसन और मॉर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रिजेस शिफ्ट होने चाहिए थे वो फ्रिंज शिफ्ट हो ही नहीं रहा था, जिसका ये मतलब निकला कि दो लाइट के कंपोनेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था टाइम का। हेंस दोनों लाइट स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल कर रही थी, लाइट डायगोनल पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा था। अब इससे फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ईथर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एंड लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। न्यूटन जिस चीज की बात कर रहे थे, जिसको हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, एब्सोल्यूटली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि एब्सोल्यूटली रेस्ट पे हो। सारी चीज एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही है, एंड अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमें किसी चीज के रिलेटिव ही वो स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे करने की कोशिश की, बट द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट वाज ऑलवेज सेम, देयर वाज ऑलवेज अ नेगेटिव रिजल्ट। जो ईथर हाइपोथेसिस को हम प्रूव करना चाहते थे वो ईथर हाइपोथेसिस वाज डिसप्रूव्ड, एंड हमें ये पता लगा कि ईथर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। बट सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज की इंटरप्रिटेशन निकाली एंड इस एक्सपेरिमेंट को अलग ही मोड़ पर लेकर गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन हेंस गेव टू पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी यूजिंग दिस फेल्ड एक्सपेरिमेंट। ही सेड कि दुनिया के सारे नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स में फिजिक्स के लॉज सेम होंगे, एंड ही ऑल्सो सेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मतलब सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट आर दीज फ्रेम्स, ये फ्रेम्स क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने गैलीलियन रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया है, द रिलेटिविटी दैट एग्जिस्टेड बिफोर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके तुम लोग वहां पे पहुंच सकते हो। और अगर तुम्हें इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना, जब भी वीडियो आएगी तो मैं राइट साइड में ये लगवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।